प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। श्री अमरनाथ जी यात्रा के आध्यात्मिक उल्लास के बीच आज आप सबसे बातचीत का अवसर मिला है। पिछले दिनों मैं लगातार श्रद्धालुओं एवं सेवादारों से मिल रहा हूं। अलग अलग राज्य, विभिन्न पृष्ठभूमि से आ रहे श्रद्धालुओं एवं सेवा कार्य में जुटे लोगों से बातचीत के दौरान एक बात साफ नजर आती है। भाषा भले ही अलग हो, लेकिन सनातन आस्था की बुनियाद एक है। तमाम रास्ते अंत में आकर बाबा बर्फानी के दर पर एक हो जाते हैं। इसलिए यात्रा का संबंध सिर्फ तीर्थ का पूर्ण होना नहीं है, बल्कि मैं का मिट जाना भी है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन का पूरा प्रयास है कि सभी श्रद्धालुओं को यह आध्यात्मिक अनुभव सुखद हो। कई दिन प्रतिकूल मौसम के बावजूद स्थानीय नागरिकों और सेवा कार्य में जुटे मित्रों ने भी अप्रतिम साहस, सामर्थ्य और परहित की भावना दिखाई है। ऐसे पवित्र कार्यों में योगदान इंसान के भीतर भी एक तत्व चेतना जागृत करता है, जो मैं समझता हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। मैं समाज के एक एक व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो बिल्कुल सजग सहज तरीके से चुपचाप इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं मानता हूं किसी भी तीर्थ यात्रा में स्थानीय लोगों के लिए खुशी का सबसे बड़ा स्रोत सेवा है। यह एकमात्र सबसे बड़ा अवसर है जब पूरा समाज एक मन हो जाता है, और यही वह ऊर्जा है जो समाज के उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा का आयोजन और उससे जुड़ी व्यवस्था सभी समुदायों एवं पंथों के सहयोग से पूरी हो रही है। सर्वधर्म समभाव सदैव ही हमारे समाज की विशेषता रही है, और देश भर से आए तीर्थयात्री जम्मू कश्मीर में इसके साक्षी बन रहे हैं। बाबा बर्फानी की तीर्थ यात्रा सभी के प्रति प्रेम तथा करुणा की आध्यात्मिक और बौद्धिक परंपरा का भी प्रतीक है। यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय के साथ हम जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। एक दिन सुबह सुबह एक महात्मा गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि पास में ही एक नाविक अपने नाव पर सवार होकर बहुत तेजी से पतवार चला रहा है, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि उसी जगह ज्यों की त्यों रुकी हुई है। उस नाविक ने चिल्लाकर महात्मा जी से पूछा कि मैं नदी की बीच धारा में जाना चाहता हूँ, लेकिन यह नाव क्यों रुकी हुई है? महात्मा जी ने जवाब दिया कि तुम पतवार तो चला रहे हो, लेकिन शायद तुम किनारे से बंधी नाव की जंजीर खोलना भूल गए हो। वह नाविक पतवार फेंक कर नीचे पानी में कूदा तो उसने देखा कि नाव वाकई में किनारे से बंधी हुई है। कई बार हमारी हालत भी नाविक की तरह हो जाती है। हम विकास की मुख्य धारा में उतरना चाहते हैं, लेकिन हमारी सामूहिक चेतना अतीत की जंजीरों में अटकी होती है। प्रवाह जीवंतता है। बाबा बर्फानी की यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम किनारों से निकलकर समाज को सकारात्मक उन्नति के प्रवाह की तरफ लेकर चलें और जम्मू कश्मीर के खुशहाल भविष्य के निर्माण में अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करें। इस महीने जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भूमिहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन और आवास देने का एक बड़ा फैसला किया है। सोशल मीडिया पर मैंने इस फैसले के बारे में कुछ भ्रामक तथ्य भी देखे थे। मैं जम्मू कश्मीर के अपने सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ कि प्रशासन का यह कदम जम्मू कश्मीर के कमजोर और वंचित वर्गों के सुखमय जीवन के लिए, जो लोग भी आउटसाइडर के नाम से भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, वह गरीबों के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ अनेक ऐसे परिवार थे जिनके पास जमीन नहीं थी। ऐसे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना में योग्य होने के बावजूद उसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। प्रशासन ने पूरी संवेदनशीलता से और गरीब कल्याण को केंद्र में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों का सर्वेक्षण किया और ऐसे 2711 परिवारों को
सरकारी जमीन उपलब्ध कराई। अब जल्द ही उनका स्वयं के घर का सपना साकार होगा। आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ेगी और सामाजिक समानता का संकल्प मूर्त रूप लेगा। अभी 8 जुलाई को वंचित वर्गों तथा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले परिवारों की फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने प्राइम मिनिस्टर्स फूड सप्लीमेंटेशन फॉर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स स्कीम शुरू की है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में प्रति महीने मिलने वाले 5 किलो फ्री राशन के अतिरिक्त अधिकतम 10 किलो अतिरिक्त चावल सब्सिडाइज रेट पर प्रायोरिटी हाउस होल्ड को दिया जाएगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 2.29 लाख हाउस होल्ड्स को हर महीने 35 किलो राशन फ्री मुहैया कराया जा रहा है तथा प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में प्रति व्यक्ति 5 किलो अन्न मुफ्त में दिया जा रहा है। फूड सप्लीमेंटेशन के द्वारा लगभग 57 लाख लाभार्थियों के भोजन पर पड़ने वाले खर्च के बोझ को कम किया जा सकेगा। इस योजना पर प्रशासन हर वर्ष लगभग 180 करोड़ रुपए खर्च करेगा और मुझे प्रसन्नता है कि इससे गरीब और वंचित वर्ग ताकतवर होगा तथा अपनी अन्य आकांक्षाओं को भी पूरा कर सकेगा। मैंने नावी की कहानी आप लोगों को इसलिए सुनाई कि अभी भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो जम्मू कश्मीर को कॉन्फ्लिक्ट के किनारों से बात कर रखना चाहते हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि किनारों से मुक्ति ही गति है। जम्मू कश्मीर अपनी विकास यात्रा शुरू कर चुका है तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता के साथ एक ऐसा यूनियन टेरिटरी विकसित हो रहा है जिसके विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल रहा है। साथियों, समाज के कमजोर और वंचित वर्ग प्रशासन की प्राथमिकता में और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हमने पूरी शिद्दत से प्रयास किया है कि सोच के साथ काम करने का तरीका भी बदले ताकि शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की खुशहाली सर्वोच्च प्राथमिकता हो। कर्मयोगी की तरह हर एक नागरिक निष्काम भाव से राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्णतः प्राप्ति के लिए प्रयासरत है और मैं कहना चाहूँगा कि आज संपूर्ण देश और विश्व जम्मू कश्मीर की ओर आदर और अपेक्षा से देख रहा है। कुछ ऐसे ही कर्मयोगी बारामूला के 12वीं कक्षा के कुछ बच्चे हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्रीदी के विद्यार्थी साकिर अहमद, अदनान मुश्ताक तथा फुरकान राशिद ने अपने स्कूल के अटल टिंकरिंग लैब में एक एप्पल ग्रेडर विकसित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इनोवेशन के आह्वान से प्रेरित होकर इन 3 बच्चों ने 6 महीने मेहनत करके इस एप्पल ग्रेडर को बनाया है जो पोर्टेबल है और एप्पल सीजन में किसान भाइयों की मदद करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों बच्चे किसान परिवार से आते हैं और डिजाइन से लेकर फाइनल टूल्स तक की यात्रा में उन्होंने कमाल की क्रिएटिविटी और इनोवेटिवनेस का प्रदर्शन किया है। मैं साकिर, अदनान और फुरकान को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं स्कूल के अटल टिंकरिंग लैब के इंचार्ज जावेद दार, सभी टीचर्स तथा प्रिंसिपल को भी बच्चों में क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक टेम्पर जागृत करने के लिए बधाई देना चाहूँगा। सफलता का एक ही रास्ता है, कुछ अलग करने का जज्बा और हौसला, और मैंने इस बात को महसूस किया है। इंसान जब जाने पहचाने सीमाओं के परे छलांग लगाने की कोशिश करता है तब उसके जीवन से असंभव शब्द गायब हो जाता है। आज जम्मू कश्मीर के अनेक युवा सरकारी नौकरी के चिरपरिचित रास्तों से अलग हटकर समाज में अपने स्वयं की पहचान स्थापित करने के लिए आतुर हैं। बारामूला जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली सफीना मुश्ताक ने 2020 में इकोनॉमिक्स से एमए किया, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी की बजाय कुछ अलग करने का हौसला दिखाया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से ट्रेनिंग लेने के पश्चात सफीना ने मशरूम कल्टीवेशन शुरू किया। उसमें सफलता मिलने के पश्चात सफीना ने फ्लावर, सीडलिंग और वेजिटेबल के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के क्षेत्र में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की मदद से डाइवर्सिफिकेशन किया और अपनी सच्ची लगन और मेहनत से उन्होंने मॉडल इंटीग्रेटेड फार्म विकसित करने में सफलता प्राप्त की। मात्र चंद सालों के भीतर
सफीना के हौसलों, उसके परिश्रम ने उन्हें बारामूला की सफल एग्री इंटरप्रेन्योर बनाने में मदद की है। आज सफीना आसपास के इलाकों में अपने अनुभवों को भी साझा कर रही हैं और लोगों को लीक से अलग हटकर कुछ करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। सफीना की ही तरह रियासी जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले युवा संदूर कुमार ने समाज के सामने सफल एग्रीप्रेन्योर का शानदार उदाहरण पेश किया है। उन्होंने भी शुरुआत मशरूम की खेती से की थी, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की मदद से उन्होंने बी कीपिंग के क्षेत्र में कदम रखा। अब संदूर कुमार ने डेयरी फार्मिंग शुरू की है और मिल्क प्रोडक्शन में भी उन्हें सफलता मिल रही है। मशरूम कल्टीवेशन, बी कीपिंग तथा डेयरी, इन तीनों बिजनेस के मेल से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है और आज वह अपने इलाके के सबसे मशहूर एग्रीप्रेन्योर बन गए हैं। उन्हीं की तरह डिप्लोमेसी, लॉ एंड बिजनेस से एमए करने के पश्चात बांदीपुरा के पीरजादा मुकीम ने एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक अलग रास्ता अख्तियार किया। जिले के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की मदद से पीरजादा ने मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत की। आज वो अपने प्रोसेसिंग प्लांट के जरिए 300 लीटर मिल्क मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। इस महीने के अंत तक उन्होंने प्रतिदिन 1000 लीटर मिल्क सप्लाई का लक्ष्य रखा है। आज पीरजादा न सिर्फ अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं बल्कि अन्य लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। वो अपना लक्ष्य स्वयं तय कर रहे हैं। साथियों, ज्ञान और सफलता मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए हमें अपरिचित रास्तों पर चलने का हौसला पैदा करना होगा। हर एक नौजवान के भीतर कुछ न कुछ विशेष है, अनोखा है। भीड़ से अलग हटकर स्वयं हो जाना, अपनी इंडिविजुअलिटी को प्राप्त करना सफलता की पहली सीढ़ी होती है। स्वयं हो जाने का मतलब है कि हर एक नौजवान अपने यूनिकनेस को खिलने के लिए जमीन तैयार कर लिया है। भविष्य की तरक्की का आधार भी यही है और देश के अनेक सफल एवं महान पुरुषों की उपलब्धियां इसका स्पष्ट प्रमाण है। सफीना मुश्ताक, संदूर कुमार तथा पीरजादा मुकीम का हौसला नए समाज की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र तथा समाज के सभी वर्ग इस भावना से प्रेरित हों, मैं ऐसी कामना करता हूँ। पिछले महीने साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य और युवा पुरस्कार कैटेगरी में अवार्ड की घोषणा की थी। मुझे प्रसन्नता है कि जम्मू कश्मीर के 3 रचनाकारों को सम्मानित किया गया है। डोगरी भाषा में असाधारण योगदान के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार धीरज बिस्मिल को मिला है तथा कश्मीरी भाषा में निगहत नसरीन को यह प्रतिष्ठित अवार्ड मिला है। बाल साहित्य पुरस्कार कैटेगरी में विशेष योगदान देने के लिए साहित्यकार बलवान सिंह जमोरिया को सम्मानित किया गया है। मैं जम्मू कश्मीर के साहित्य जगत के तीनों दैदीप्यमान नक्षत्रों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी उपलब्धियों ने जम्मू कश्मीर की महान साहित्य परंपरा को गौरवान्वित किया है। मुझे विश्वास है सभी पुरस्कार विजेता अपनी भाषाई प्रतिभा का उपयोग करके साहित्य को समरस एवं समाजोपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण कार्य भविष्य में भी करेंगे। साहित्य की बात करते करते मुझे अनायास ही स्वर्गीय पद्मा सचदेव जी की याद आई। अगले महीने की 4 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है। पद्मा जी जम्मू कश्मीर के साहित्य का संपूर्ण आकाश हैं। उन्होंने अपनी एक कविता में लिखा था, छोड़ा था जब जम्मू तो कसकर रख लिया था, मन के भीतर उंगली से लगा कर इसे, घूमती थी सब जगह जहाँ भी गई ये साथ ही रहा। पद्मा जी हमारे देश की भावना और चेतना का महासागर हैं। मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूँ। हमारे देश के सांस्कृतिक मूल्यों और उसकी भावनात्मक एकता को विष्णु पुराण के एक श्लोक में बखूबी चित्रित किया गया है। उत्तर यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र सतति। मैं समझता हूँ क्षेत्र और भाषाओं की विभिन्नता के बावजूद साहित्य, कला एवं संस्कृति में एकत्व की भावना आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प से और भी सशक्त हो रही है। जम्मू की रहने वाली वॉयस आर्टिस्ट श्रुति अरोड़ा ने एक ऑडियो मैसेज के जरिए कला के संबंध में कुछ सुझाव भेजे हैं।
आइए श्रुति के सजेशंस को सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति अरोड़ा है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूँ। मुझे गज़ल और कविता पढ़ने का बहुत शौक़ है और मेरी एलजी साहब से गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर में जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड जेएनके अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, वो गज़लिस्ट्स को, कविताएं लिखने वालों को, कवियों को प्रमोट करें, आगे लाएं और हमारे जो स्टेट की पुरानी गज़ल्स हैं, जो पुराने काम हैं, उनका आर्काइव बनाएं, डिजिटल आर्काइव बनाएं और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करें जहां पर यंगस्टर्स भी और जो पुराने लोग हैं वो मिलकर अपना जो नॉलेज है इस चीज़ को लेकर, उनका जो ज्ञान है इस फील्ड को लेकर, वो एक्सचेंज कर सकें। और जिस तरह से बाहर के शहरों में नाइट्स होती हैं, शायरी नाइट्स, इसी तरह से कुछ परफॉर्मेंसेस वाली नाइट्स अगर हमारे शहर में भी होंगी तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। श्रुति, ऑडियो मैसेज के जरिए आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस को आपके सुझावों पर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दूंगा। पिछले कुछ वर्षों में मैंने महसूस किया है कि कला एवं संस्कृति का खजाना समझे जाने वाले जम्मू कश्मीर के आम लोगों के बीच इस टाइमलेस विरासत के रिवाइवल को लेकर एक नई चेतना जगी है। मुझे लगता है कि यही वह परिवर्तन है जिसका समाज को बेसब्री से इंतजार था। कला समाज की ऊर्जा है और ऊर्जा की प्रकृति, उसका नेचर ऐसा है कि वह प्रकट होना चाहती है, अव्यक्त होना चाहती है। इसलिए व्यक्ति जो हो सकता है उसका एक माध्यम बनकर कला समाज को पूर्णता प्रदान करती है। कला भक्ति है, कला सबसे बड़ा समर्पण है। यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति। जिस भक्त को पाकर इंसान जो होने की संभावना लिए आता है वो हो जाता है, सिद्ध बन जाता है, अमर हो जाता है और तृप्त हो जाता है। इब्तिदा ये थी कि जीने के लिए मरता था मैं, इंतहा ये है कि मरने की भी हसरत न रही। बीज का फल होना ही सिद्ध होना है और यही कला का सर्वोच्च शिखर है। हमारा पूरा प्रयास इस बात पर केंद्रित है कि समाज की संभावनाओं को अवसर उपलब्ध कराए जाएं। श्रेया ने जिस डिजिटल आर्काइव का सुझाव दिया है उस पर कार्रवाई हो, इसके निर्देश दिए जाएंगे। श्रीनगर से GR अहंगर तथा जम्मू से राजेंद्र प्रसाद ने प्रशासन और शहरी आबादी के बीच संबंधों तथा जन भागीदारी को प्रगाढ़ बनाने के संबंध में कुछ सुझाव भेजे। उन्होंने लिखा है कि सिटीजन इंगेजमेंट को सशक्त बनाने के लिए प्रशासन को ईजी टू यूज़ मोबाइल ऐप के जरिए ज़्यादातर विषयों पर नागरिकों से संबंध बनाए रखना चाहिए। उनसे विभिन्न विषयों पर स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सुझाव मांगे जा सकते हैं। वार्ड लेवल पर अवेयरनेस कैंप आयोजित किए जा सकते हैं जहां अधिकारी तथा आम नागरिक एक साथ बैठकर तमाम समस्याओं को सुलझाने के साथ साथ शहर को स्वच्छ रखने के लिए कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं और उस अभियान में सभी की जिम्मेदारी भी तय हो सकती है। मैं GR अहंगर तथा राजेंद्र प्रसाद का इन सुझावों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जम्मू कश्मीर के नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को समझकर उसके निर्वहन के लिए मैकेनिज्म तैयार करने के बारे में सोच रहे हैं। संविधान में अधिकारों के साथ जिन कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है उस दिशा में कह सकता हूँ यह नई चेतना का जन्म है। मैंने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि समग्र एवं समावेशी विकास के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। बिना जन भागीदारी के शहरों को स्वच्छ रखने या ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने के प्रयासों को पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। शहर को स्मार्ट सिर्फ संसाधन नहीं बल्कि उसके नागरिक भी बनाते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन सुगम जीवन के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध करा रहा है। सभी नागरिकों का जन भागीदारी का संकल्प व्यापक बदलाव ला सकता है। बहुत कम समय में 41,000 से ज़्यादा नागरिक MyGovJK प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और विभिन्न विषयों पर अपनी राय रख रहे हैं। मैं IT डिपार्टमेंट को इस वेबसाइट को मोबाइल ऐप से जोड़ने तथा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अवेयरनेस कैंप तथा जन भागीदारी को प्रमोट करने के लिए सीधे संवाद स्थापित करने के सुझावों पर उचित कार्रवाई का अवश्य निर्देश दूंगा। जम्मू से सुमित पुरी, राजेश्वर सिंह तथा अनंतनाग से मुनीब मुश्ताक ने इंक्लूसिव स्मार्ट सिटी तथा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के संबंध में कुछ सुझाव भेजे हैं। राजेश्वर सिंह ने लिखा है
कि स्मार्ट सिटी जम्मू के तहत हो रहे डेवलपमेंट में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सुनिश्चित किया जाए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि शहर में क्या बदलाव हो रहा है। आने वाले भविष्य में ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जिसमें वो अपना योगदान दे सकते हैं। उनका कहना है कि वर्तमान में कम्युनिटी इंगेजमेंट उत्साहवर्धक नहीं है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में पब्लिक मीटिंग, डिज़ाइन कंपटीशन, वर्कशॉप के जरिए नागरिकों को जोड़ा जा सकता है, ताकि शहरों के भव्य संसाधनों में नागरिकों की भावनाएं जुड़ सकें। सुमित और मुनीब ने लिखा है कि बड़े और छोटे शहरों में स्लम एरिया की पहचान करके उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सुमित का आग्रह है कि ऐसे इलाकों में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एडॉप्ट ए स्कूल अभियान शुरू करना चाहिए। मुनीब, सुमित तथा राजेश्वर को इन सुझावों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक पब्लिक फंक्शन के दौरान मैं नागरिकों से अनुरोध करता हूँ, उन्हें स्मरण कराता हूँ कि शहर में विकास के निर्णय उन्हें ही करना है। यहाँ तक कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी नागरिकों की ही है। ईज ऑफ लिविंग में सुधार लाने तथा शहरों में प्राइवेट निवेश बढ़ाने की पहली शर्त शहरी प्रशासन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज शहरों के साथ साथ गाँव में अनेक ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो स्वयं नागरिकों ने तय किए थे। इस तरह की भागीदारी सकारात्मक माहौल तैयार करती है और अलग अलग शहरों के नागरिकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनता है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि इसके स्केल को कैसे बढ़ाया जाए और स्मार्ट सुविधाओं के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि संसाधन से स्थानीय संवेदना भी जुड़ी हो। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वह स्वयं आगे आकर अर्बन लोकल बॉडीज के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर आपसी संवाद को बढ़ाने के बारे में चर्चा करें। महीने का कोई एक संडे तय किया जा सकता है जब उस एरिया के किसी पब्लिक पार्क में आधे घंटे की बैठक की जा सकती है। मुझे उम्मीद है ऐसी चर्चा में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को भी प्रमोट करने के रास्ते खुलेंगे। स्मार्ट गांव तथा उसके विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को सुदृढ़ करने के संबंध में इस महीने कई साथियों ने मुझे पत्र लिखे हैं। जम्मू से लविश कुमार ने स्मार्ट पंचायत लाइब्रेरी का सुझाव दिया है। साथ ही उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई गवर्नेंस द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं में सुधार लाने के बारे में लिखा है। सोपैया से मुदस्सिर अहमद मीर ने पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का सुझाव भेजा है, ताकि गाँव के लोकल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। सांबा से बीना जामवाल ने हर पंचायत घर में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के संबंध में लिखा है। मैं इन सुझावों के लिए लविश कुमार, मुदस्सिर तथा वीना जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे अधिक चर्चा इस बात पर हो रही है किस प्रकार गाँव की समृद्ध विरासत को सहेज कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से शहरों तथा गाँवों के बीच मौजूद खाई को कम किया जा सके। इस दिशा में मैं समझता हूँ कि बैक टू विलेज अभियान ने सभी गाँवों की शक्ति, उनके सामर्थ्य से ग्रामवासियों को परिचित कराया है। वहाँ जो कमियाँ हैं उसे दूर करने के लिए विकास के नए मॉडल तैयार किए जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से सभी योजनाओं के 100% सैचुरेशन की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि इन प्रयासों से गांव में नई आकांक्षाओं का जन्म हुआ है। ग्रामवासियों का भी सपना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, बिजली, पानी, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी तमाम सुविधाएं जो शहरों को उपलब्ध हैं, वही सुविधाएं गांव में भी लोगों को उपलब्ध हों। लविश के स्मार्ट पंचायत लाइब्रेरी के सुझाव में गांव की नई आकांक्षाएं प्रतिबिंबित हो रही हैं। देश के अनेक राज्यों में आजकल पंचायत के जनप्रतिनिधि, ग्रामवासी तथा ग्रामीण विकास विभाग के लोग मिलकर इस तरह की अनेक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं जो ग्राम्य जीवन में सुखद बदलाव ला रही है। पहले की तरह अब उन्हें बजट की चिंता नहीं है। हर पंचायत के पास फंड्स उपलब्ध हैं, फंक्शनरीज उपलब्ध हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि ग्रामवासी
और पंचायत प्रतिनिधि मिलकर तय करें कि इस साल उनकी प्राथमिकता क्या होगी। ऐसे कौन से लक्ष्य हैं जिन्हें इस साल पूरा करना है। टेक्नोलॉजी भी आज सुलभ है और सस्ती भी है। अगर हर एक गांव 2023 को बदलाव के वर्ष के रूप में संकल्प लेकर अपनी प्राथमिकताएं तय करते हुए आगे बढ़ता है तो हमें इस दिशा में मनचाही सफलता मिल सकती है। मैंने इस बात को महसूस किया है। योजनाओं को लेकर गांव वालों की सक्रिय भागीदारी फील्ड फंक्शनरीज की अकाउंटेबिलिटी भी तय करती है। अगर वह गांव के लिए चलाए जा रहे स्कीम को लेकर सवाल करते हैं या प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं तो तरक्की की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है। पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग एवं जम्मू कश्मीर के बाहर एक्सपोजर विजिट के लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से 4,743 चुने हुए जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का आयोजन किया था। ट्रेनिंग के दौरान 9 ऐसे एरियाज को चुना गया था जो गांवों के समग्र विकास में सहायक होंगे, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेज, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग प्रोसेस, ई गवर्नेंस ट्रेनिंग, प्लानिंग फॉर हेल्दी विलेज, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत, पॉवर्टी फ्री पंचायत, सेल्फ सफिशिएंट पंचायत। इनके साथ ही वर्तमान में चल रहे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का अभियान भी ये सुनिश्चित करेगा कि हर गांव में नया आत्मविश्वास पैदा हो, उनका भविष्य सुनिश्चित हो, हर गांव को एक नई पहचान मिले और वह संभावनाओं के केंद्र के रूप में विकसित हो। अभी तक 1084 पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट और वीसैट कनेक्टिविटी से जोड़ा जा चुका है। आने वाले दिनों में यह सुविधा सभी पंचायतों तक पहुंचेगी। हर एक ग्रामवासी की भागीदारी ग्राम उदय को सुनिश्चित करे, इसके लिए रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मैं इन सुझावों पर गौर करने के लिए कहूँगा। जम्मू से प्रीति शर्मा ने टेक्सटाइल आर्ट के प्रमोशन के संबंध में ऑडियो मैसेज द्वारा कुछ सुझाव भेजे हैं। आइए पहले प्रीति के सुझावों को सुनते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मैं जम्मू से टेक्सटाइल आर्टिस्ट हूँ प्रीति शर्मा। मेरे कुछ सुझाव है इस आर्ट को लेकर, जैसे कि JNK में टेक्सटाइल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, JNK एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर अधिक से अधिक गैलरीज और प्रदर्शनी स्थान बनवाएं। JNK में होने वाले कल्चरल फेस्टिवल्स और प्रोग्राम में टेक्सटाइल आर्ट को शामिल किया जाए। टेक्सटाइल आर्टिस्ट को लोन, सब्सिडीज, फंडिंग प्रोग्राम्स जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं। एक आर्टिस्ट को आर्ट एकेडमी से डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज करने का अवसर प्रदान किया जाए। JNK में आर्ट संबंधित इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस खुलवाए जाएं। धन्यवाद। प्रीति, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशासन द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के अलावा एग्जीबिशंस के माध्यम से टेक्सटाइल्स आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि हर एक फील्ड में टैलेंट्स को अपनी रचनात्मक क्षमता और अंतरतम से उठी प्रेरणा को साकार करने का अवसर मिले। मैं इस विषय पर डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट तथा डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को उचित निर्देश दूंगा। प्यारे भाइयों बहनों, अगले महीने देश स्वतंत्रता की 77वीं सालगिरह मनाएगा। अमृतकाल खंड में यह जश्न देश की तरक्की और खुशहाली के संकल्प को दोहराने का अवसर है। आइए हम सभी मिलकर उन शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें जिनके बलिदान से हमें खुली हवा में सांस लेने का अवसर मिला है। आइए इस अवसर पर समस्त देशवासियों की भलाई, जन जन के कल्याण और राष्ट्र की एकता और अखंडता के संकल्प को हम सब मिलकर दोहराते हैं। एक पल के लिए आइए यह सोचें कि इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम इसे क्या वापस लौटा रहे हैं। यह विचार एक नए प्रण को जन्म देगा और मुझे उम्मीद है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके हम पूर्वजों के बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। जय हिंद।